आपकी राइटर और नरेटर अनायजा बतूल, और हमेशा की तरह आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल novel.com पे। और टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं एपिसोड की जानिब। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के बहुत अमेजिंग नावल मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। हम बार बार मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं नॉवल की जानिब। बहुत अंधेरा था उसके इर्द गिर्द। कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। सर्दी का एहसास हो रहा था। दफन उसने अपने हाथ उठाना चाहा लेकिन हाथ कुछ वजनी सा था। धीरे से आंखें खोली थीं उसने। धुंधले मंजर साफ होने लगे थे। ये छत उसके कमरे की तो नहीं लग रही थी। इर्द गिर्द देखने पे उसे पता चला था ये तो उसका कमरा भी नहीं था। वो हॉस्पिटल थी क्या? उसने चेहरा मोड़ के दाएं तरफ देखा। गर्दन पे तकलीफ सी हुई। उसकी गर्दन पे छोटी बैंडेज लगी थी। उसके बाजू पे ड्रिप लगी हुई थी। उसके हाथों और बाजू में भी छोटी छोटी बैंडेज हुई थी। वो वापस सरहाने पे गिरा गई, लेकिन एक बार फिर कुछ याद आने पे वो सर उठाए खुद को देखने लगी। उसके कपड़े बदल दिए गए थे, लेकिन आर्यन, आहिस्ता आहिस्ता से सब याद आ रहा था। आर्यन, आंसू उसकी आंखों से बेसाख्ता रवां थे। मेरा बच्चा, कुछ और याद आया था उसे। पेट पे हाथ रखे कुछ टटोलने लगी। उसकी जान फना हुई थी। उसका बच्चा उसे महसूस क्यों नहीं हो रहा था? उसका बच्चा ठीक तो था। उसके रोने में इजाफा हो गया। तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ था। जरीन, मेरी जान, तुम्हें होश आ गया? नौरीन आफंदी उसे देखते खुशी से बोली थी। कितनी दुआएं की थी उसके वापस आने के लिए। शुक्र है वो सलामत थी। मॉम, आर्यन, आर्यन किधर है? नैना इर्तिजा अफंदी भी अंदर दाखिल हुए थे। जरीन, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बाबा, आर्यन। बाहर को जाते उनके कदम एक लम्हे को जंजीर हुए थे, लेकिन वो तेजी से बाहर निकल गए थे। मॉम, मेरा बच्चा ठीक है ना? वो ठीक है ना? वो आपके मिसेस नौरीन की तरफ देखती अपने पेट पे हाथ धरे पूछ रही थी। हाँ हाँ मेरी जान, सब ठीक है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसे इस तरह रोते देखकर मिसेस नौरीन उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। अभी तो वो होश में आई थी और अभी। सच कह रही हैं आप? मेरा बच्चा ठीक है? वो ठीक है ना? एक लम्हे को उसके आंसू रुके थे। वो नौरीन अफंदी का हाथ पकड़े दोबारा पूछ रही थी। हाँ मेरी जान, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। हमारा नन्हा सा पोता ठीक है। मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगी? मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना, और तुम मेरी बेटी। ऐसा ही है ना? वो उसका चेहरा हाथों में बढ़ते हुए कह रही थी, जिसमें जरीन ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। उसकी माँ ये औरत ही थी जो उसे समझती थी। उसकी असल माँ कैसी थी वो नहीं जानती थी। मॉम, आर्यन को गोली। अभी वो अपनी बात नहीं कर पाई थी कि इर्तिजा अफंदी डॉक्टर को लेकर अंदर दाखिल हो गए। कैसी हैं आप? डॉक्टर उससे रस्मी सी बात कर रहा था। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक है। वो पूरी तरह से कंफर्म करना चाहती थी। अभी 2 दिन की तो खुशी थी उसकी, और अभी वो ये खुशी उस शख्स को नहीं दे सकी थी जिसका उस पे हक था। जी हाँ, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुई है, वो भी कुछ चोटों की वजह से, जो कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगी। बाकी आप बिल्कुल ठीक हैं। अब आप आराम करें, आंख पे जख्मों पे दर्द कुछ कम हो जाएगा। डॉक्टर एक नज़र बगौर उसे देखता प्रोफेशनल अंदाज में बता रहा था। आए, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। डॉक्टर उसे चेक करता बाहर जाने लगा था जब इर्तिजा अफंदी उसके पीछे हो लिए थे। मॉम, आप बताती क्यों नहीं है कि आर्यन कैसे हैं? आप मुझे उनके पास ले जाएं प्लीज। वो नौरीन अफंदी की मिन्नतें कर रही थी। आंखों में कुछ आंसू ठहरे से थे। मेरी जान, वो बिल्कुल ठीक है। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगी। नौरीन अफंदी उसके बालों में हाथ चिल्लाती बोली थी। मॉम, मैं ठीक हूँ, ये छोटे से जख्म है बस। आपने सुना नहीं डॉक्टर ने जो कहा? वो जिद करने लगी थी। नौरीन अफंदी अपना सर पकड़कर बैठ गई थी।
एक तरफ शोहर था जिसने कुछ भी बताने से मना किया था और दूसरी तरफ उनकी बेटी। देखिए सर, उनकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। उन्हें शॉक मिला है जिसकी वजह से उनका ब्रेन हेमरेज होते होते बचा है। उन्हें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएं जिन बातों में सिर्फ उनका दिल खुश हो। जी डॉक्टर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। इर्तजा अफंदी डॉक्टर के ऑफिस में थे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उन्हें वीआईपी ट्रीट किया जा रहा था। और एक बात सर, कोई भी स्ट्रेस वाली बात उनके करीब भी ना आने दें। ये उनके लिए और उनके बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी प्रेगनेंसी वैसे ही रिस्की है, कमजोरी की वजह से उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें आप। डॉक्टर भी उन्हें सर कहकर मुखातिब कर रहा था। वो जानता था कि वो डीपीओ हैं। जी डॉक्टर, शुक्रिया आपका। सर, मैं किसी भी वक्त हाजिर हूँ। डॉक्टर खड़ा होते हुए उनसे हाथ मिलाता बोला था। नौरीन अफंदी कॉरिडोर में चक्कर लगा रही थी। जरीन सो चुकी थी, वो बाहर आ गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? इर्तिजा को सामने से आता देखती उनकी तरफ बढ़ी थी। कोई भी स्ट्रेस वाली बात नहीं बतानी, बहुत वीकनेस है और प्रेगनेंसी भी रिस्की है। वो कुर्सी पे गिरने के अंदाज में बैठे कह रहे थे। इर्तिजा, आर्यान कैसा है? जरीन मुझसे बार बार पूछ रही है। नौरीन अफंदी उनके करीब बैठती कह रही थी। मुझे क्या पता कैसा है, मैं कौन सा उसके साथ हूँ? इर्तिजा अफंदी थके हुए लहजे में बोले थे। आपको उसे इस तरह छोड़ के नहीं आना चाहिए था। उसे तो गोली भी लगी है। उसे भी जरीन के साथ ही हॉस्पिटल। नौरीन अफंदी की बात दरमियान में रह गई थी क्योंकि इर्तिजा अफंदी ने उन्हें घूरा था। वहां हर तरफ गोलियां चल रही थी। बड़ी मुश्किल जान बचाता हुए अपनी बेटी को लेकर निकला हूँ। तुम कह रही हो कि मैं वहां ठहरता और उसके फारिग होने का इंतजार करता कि कब वो लड़के फारिग हो और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाऊं। इर्तिजा अफंदी खड़े होते उन पे गुस्से से चिल्लाए थे। एक तो वो पहले ही थके हुए थे। नहीं इर्तिजा, मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि जरीन नौरीन अफंदी की बात फिर पूरी नहीं हुई थी। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो क्या, मेरी जगह कोई भी बाप होता तो वो यही करता। मेरी बेटी को अगवा किया गया था और अगवा किए हुए लोग बिना किसी चीज के नहीं मिलते। सारी जिंदगी गुजर गई है मेरी इस डिपार्टमेंट में। वहाँ गोलियां इसीलिए तो चल रही थी क्योंकि उनके पास पुलिस को ब्लैकमेल करने का यही तरीका था। खैर, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, मगर आप सिकंदर या दारा से फोन करके पूछ लें आर्यान कौन से हॉस्पिटल में है। वैसे तो वो अपने हॉस्पिटल ही जाते हैं। नौरीन अफंदी मामलात को ठीक करना चाहती थी। अच्छा ही हो जो मर जाए वो, मैं अपनी बेटी को आजाद कर सकूं। इर्तिजा अफंदी आहिस्ता से बोले थे लेकिन नैना सुन चुकी थी। इर्तिजा, क्या हो गया है आपको? ये वही आर्यान है जो आपके दोस्तों की औलाद है, जो आपको बहुत प्यारा होता था। नौरीन अफंदी शॉक्ड थी। जिन दोस्तों को मैं आज से 20 साल पहले जानता था ना, वो तो कहीं वक्त गुजरने के साथ ही गुम हो गए हैं। सिकंदर एक सियासतदान बन गया है और जारा एक सियासतदान की बीवी। हर वक्त एक नकली दुनिया की हिफाजत करनी है, अपना इमेज बना के रखना है। और वो मासूम बच्चा आर्यान मुझे ढूंढने से भी नहीं मिला आज तक। मसला ये है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मुजरम मेरे दुश्मन हैं। ईमानदारी से काम करना है मुझे। मैं कैसे काम कर सकूंगा जब मेरी खुद की अजीज मुजरम हूँ और मैं उनके साथ उठूं बैठूं? तुम बताओ नैना, ये कैसे कर लूं मैं? वक्त ने उनको तो बदल दिया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं बदला। इर्तिजा अफंदी कहते जा चुके थे। पीछे नौरीन अफंदी कुर्सी पर डैस ही गई थी। जमीर की जंग बहुत बुरी चीज होती है और इर्तिजा अपनी नौकरी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हमेशा से वो जानती थी ये, और अब वो जरीन से भी मोहब्बत करते थे। वो उन्हें समझ रही थी, लेकिन जरीन की आर्यान के लिए मोहब्बत का वो क्या करती? हर तरफ सायरन गूंज रहे थे। पुलिस की वैन आ रही थी तो कहीं एम्बुलेंस के मखसूस सायरन की आवाज के साथ डॉक्टर्स की टीम भी थी। एक भगदड़ मची हुई थी। मुख्तलिफ जगह से लड़कियों को लाया जा रहा था। कुछ लड़कियों की हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें फौरन एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, जहां डॉक्टर्स उन्हें फौरी तौर पर चेक कर रहे थे।
उस्मान और उसकी टीम उसी जगह छापे मार के पूरी गैंग को पकड़ चुके थे। नहीं पकड़ा गया था तो दिलावर, जो भाग गया था। उस्मान की अपनी हालत इस वक्त बहुत खराब थी। उसकी आंखों से न जाने क्यों बार बार आंसू आ रहे थे, जिन्हें वो साफ करता अपनी टीम के साथ भाग रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट के 5 लोग मारे जा चुके थे अब तक। ऊपर से जिन लोगों की पुश्त हाशिर हमदानी और वहाब हमदानी को हासिल थी, वो उसका सांस लेना अलग हराम कर रहे थे। लेकिन इर्तिजा अफंदी ने सारे मामलात अपने सर ले लिए थे। उसने साफ कहा था कि जो उस्मान को जरूरी लगेगा वो करे, बाकी सब वो संभाल लेगा। जान से प्यारा दोस्त किस हाल में था नहीं पता था। उसे याद था वो हाशिर को मारने से बाज नहीं आ रहा था। हाशिर ने उसे खुद से दूर करने के लिए 5 बड़ा स्टूल उसके सर पे इतनी कुव्वत से दे मारा था कि उसका शीशा चकनाचूर हो गया था। खून का जैसे एक दरिया बह गया था। उसने कितनी कोशिश की उसे हाशिर से दूर करने की, लेकिन वो तब तक उसे मारता रहा जब तक वो होशो हवास से बेगाना होकर गिर नहीं गया। यहाँ मौजूद डॉक्टर्स भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गए थे। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। सिकंदर साहब को इत्तला कर दी थी और हाशिर, उसका तो हशर नशर कर दिया था उसने। हाशिर के चेहरे को बिगाड़ के रख दिया था आर्यन ने, यहाँ तक कि उसके अपने हाथ जख्मी हो गए थे। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसने हाशिर को भी हॉस्पिटल भेज दिया था। उसकी हालत काफी बुरी थी, उसके हाथों की हड्डियां तक टूट चुकी थी। आर्यन ने उसके वो हाथ ही तोड़ डाले थे जिनसे उसने उसकी बीवी को छुआ था। उसकी शिद्दत पसंदी का ये आलम था। रात का तीसरा पहर चल रहा था। बहुत जल्द सुबह होने को थी। गर्मी से बुरा हाल था। चेहरों पे जगह जगह मट्टी और खून लगा था। इतने लंबे मिशन में इतने नुकसान के बाद उसमें मजीद किसी चीज की हिम्मत नहीं थी। वो लोग अब पुलिस स्टेशन वापस जा रहे थे। गाड़ी में बैठते ही उसके हाथ कांप रहे थे। उन्हीं हाथों से तो उसने अपने शेर दिल जैसे दोस्त के बेजान जिस्म को स्ट्रेचर पर डाला था। वो सिकंदर साहब को कॉल करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया था। वो इस वक्त शायद एक लफ्ज कहने के भी काबिल नहीं था। वो सीट पे पीछे को सर टिकाए आंखें मौन चुका था। एक बार फिर वही हॉस्पिटल, जहाँ का वीआईपी फ्लोर मखसूस लोगों के लिए था। एक बार फिर पहले की तरह जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। वही जगह, वही गार्ड्स, लेकिन अब की बार यहाँ सिकंदर खानजादा नहीं, बल्कि आर्यन खानजादा था। खान फैमिली का अकलौता वारिस, सिकंदर साहब और ज़ारा सिकंदर खान की अकलौती औलाद, जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। बचपन से ही किसी शहजादे जैसी जिंदगी गुजारी थी उसने। ऑपरेशन थिएटर में सुरख बत्ती नजर आ रही थी। बाहर सिकंदर साहब और ज़ारा बेचैनी से कभी बैठ जाते तो कभी चलने लगते। बी नेगेटिव ब्लड था उसका। सिकंदर साहब ने उसे उतना खून दिया था जितना वो दे सकते थे। किस मुश्किल से खून अरेंज किया था और फिर डॉक्टर्स ऑपरेशन शुरू करने गए थे। ज़ारा सिकंदर, जो हर वक्त अपनी खूबसूरती और स्टेटस पे फोकस करती थी और दूसरों को कहती थी कि अच्छे दिखना जरूरी है, खुशी हो या गमी, आज ज़ारा की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हल्का फिरोजी कमीज शलवार सूट पहने और फिरोजी ही दुपट्टा सर पे ले रखा था। कपड़ों की इस्त्री तक खराब हो चुकी थी, लेकिन उन्हें होश नहीं था। आंखें रो रो के सूज गई थी। नहीं याद था कब उन्होंने जिंदगी में आखिरी दफा गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी थी। शायद कभी नहीं। सब कुछ तो मुकम्मल था उनके पास, बिन मांगे तो गिड़गिड़ा कर दुआएं क्यों करती। हाथ में तस्बीह पकड़े हुए थी वो। नजरें ऑपरेशन थिएटर की तरफ थी। दफन सुरख बत्ती बंद हुई थी और डॉक्टर्स बाहर निकलते दिखाई दिए थे। वो दोनों लपक कर उनकी तरफ दौड़े थे। डॉक्टर, कैसा है मेरा बेटा? मिसेस ज़ारा जल्दी से बोली थी। ये वो ज़ारा सिकंदर तो नहीं लग रही थी। ये तो एक बेबस माँ थी सिर्फ। देखिए सिकंदर साहब, ऑपरेशन कर दिया है, गोली छू कर गुजरी है, लेकिन उनका खून काफी जाया होने की वजह से ऑपरेशन भी बहुत रिस्की था। लेकिन इसके अलावा उनके सर पे भी कोई भारी चीज लगी है। हम जो कर सकते थे कर दिया है। अब आइंदा 48 घंटे भी बहुत रिस्की हैं। कुछ भी हो सकता है। वो तमाम तजर्बाकार डॉक्टर थे। आर्यन की हालत खोल कर बता रहे थे।
क्या मतलब है तुम लोगों का? कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल मैंने इसलिए बना के नहीं दिया तुम लोगों को कि तुम लोग मुझे ये कहो एक दिन कि तुम लोगों ने जो करना था कर दिया। सिकंदर साहब चिल्ला उठे थे उनकी बात सुनकर। देखिए सिकंदर साहब, मैं आपकी इस बात की कदर करता हूँ, लेकिन आप भी दुआ करें, हम इलाज करते हैं। हमने कब कहा है कि वो ठीक नहीं हो सकते? बस आप लोग दुआ करें। डॉक्टर, क्या मैं अपने बेटे को मिल सकती हूँ? ज़ारा सिकंदर इस वक्त बेबस ही नहीं, लाचार भी थी। अभी नहीं, अभी 6 से 8 घंटे उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। आप उन्हें दूर से देख सकती हैं। डॉक्टर्स जा चुके थे और वो दोनों हकीकत में बेबस दिखाई दे रहे थे। सामने खड़े गार्ड्स, ये महंगा हॉस्पिटल, अच्छे काबिल डॉक्टर। गर्ल्स के आज समझ आया था कि पैसा सब कुछ नहीं था। उन्होंने मकबूल होने के सफर में क्या कुछ खो दिया था। सियासत में मुस्तकबिल बनाते बनाते उनकी जिंदगी भी एक जुआ या ताश ही बन गई थी। उसका एहसास आज हो रहा था। उनकी सियासी मकबूलियत के लिए ही तो उनका इकलौता बेटा गंदगी में हाथ गंदे कर बैठा था। बहुत गलत किया था उन्होंने उसके साथ। हर मुखलिस रिश्ता खो दिया था। आज कोई एक मुखलिस शख्स उनके साथ नहीं था। उनके इर्द गिर्द अब सिर्फ सियासी और कारोबारी लोग ही थे। मिसेस ज़ारा छोटे से गिलास से उसे देखकर रो रही थी। अभी शाम में वो उनके सामने खड़ा गुस्सा कर रहा था। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कितनी जोर से उसे थप्पड़ मारे थे। क्या पता था वो जो उनकी जिंदगी था वो यहाँ होगा इस हाल में। वो वहीं नीचे बैठती गई थी। अब वो आवाज से रो रही थी। सिकंदर साहब उन्हें फर्श से उठा रहे थे। दूर गार्ड्स ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो एक ही बात कहे जा रही थी, मैंने उसे क्यों मारा? ये हाथ टूट क्यों नहीं गए? उन्हें उठाते हुए उनकी नजर भी शीशे के उस पार अपने इकलौते बेटे पे गई। किस तरह मशीनों में जकड़ा बिना शर्ट के वो लेटा था। उसकी हालत देखकर उनका दिल भी रो रहा था। ज़ारा उनके कंधे पे सर धरे रो रही थी। बहुत से पछतावे थे, ज़मीर मलामत कर रहा था। उन दोनों ने ही एक दूसरे की जिद में आकर अपना ही नुकसान कर दिया था। किचन से खटपट की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। ऐसे में वो हाथ में रिमोट पकड़े सोफे पे बैठा था। छोटे से लाउंज में खामोशी होने की वजह से टीवी की आवाज गूंज रही थी। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि कल रात पुलिस ने 50 लड़कियों को बाजियाब करवाया है जिन्हें अगवाकार स्मगल कर रहे थे। न सिर्फ लड़कियों को बाजियाब करवाया है, बल्कि अगवाकारों के मुकम्मल ग्रुप को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात के मिशन की सरबराही एएसपी उस्मान काजमी ने की थी। 5 पुलिस वाले शहीद जबकि 12 जख्मी हुए हैं, जिन्हें इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। शहीद होने वालों के नाम। जिक्र वली जल्दी से रिमोट से म्यूट का बटन दबाता और मोबाइल निकाले उस्मान को कॉल कर रहा था। क्या हुआ उस्मान भाई, ठीक तो हैं? किचन से नाश्ता बनाती आयजा भी बाहर आ गई थी। छोटे से अपार्टमेंट में हल्की सी आवाज भी एक कमरे से दूसरे कमरे तक चली जाती थी। ये तो फिर टीवी का वॉल्यूम था। उसे हाथ से चुप रहने का इशारा करता कॉल कर रहा था, लेकिन कॉल उठाई नहीं जा रही थी। शायद वो मसरूफ था। वो फोन पकड़े लाउंज से उठता बालकनी की तरफ चला गया। वो थोड़ा थोड़ा चल लेता था खुद से। वैसे भी डॉक्टर्स ने उसे वॉक करने और वर्जिश करने को कहा था। आयजा कुछ देर तो न्यूज देखती रही, फिर किचन में वापस चली गई थी। उसे वलीद के फेवरेट पराठे बनाने थे। बालकनी से हल्की हल्की बात करने की आवाज आ रही थी। लॉन में मुख्तलिफ किस्म के फूलों की वजह से बहुत खूबसूरत मंजर और खुशबू फैली थी। ठंडी हवा चल रही थी। कल रात की बारिश की वजह से सब चीजें निखरी निखरी सी और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वो व्हील चेयर पे बैठी थी। व्हील चेयर के पीछे कोई खड़ा था। कंधों पे चादर डाले हुए थी। बालों को एक रबड़ बैंड में बांध रखा था। मौसम काफी अच्छा हो गया है ना? अफजल उसके सामने बैठता कह रहा था। हाँ, काफी अच्छा है। आज काफी दिनों के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। सब कितना खूबसूरत लग रहा है ना? मोना इर्द गिर्द देखती कह रही थी। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो उसे देखता कह रहा था। तुम्हें याद है जब हम यहीं बैठा करते थे और तुम मुझे पढ़ाया करते थे और हम पानी से कितना खेला करते थे?
वहाँ जामन का दरख्त होता था और वो उंगली से दूर इशारा करती चुप हो गई थी, क्योंकि उसने जामन के दरख्त के नीचे तो पहली दफा उसकी साफ मोहब्बत दागदार हुई थी। जब हम शादी कर लेंगे ना, तो वहीं पे जामन का दरख्त फिर से लगाएंगे। वो उसकी खामोशी का मतलब समझ गया था। वो शर्मिंदा था, लेकिन वक्त गुजरने के बाद के पछतावे सिर्फ पछतावे रहते हैं, वो कुछ बदला नहीं करते। तुम माँ को देखने गए थे क्या? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? कब तक ठीक हो जाएंगी वो एक बार फिर से बात बदल गई थी। हाँ गया था, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं है, ना वो किसी को पहचानती हैं, लेकिन उनका इलाज वहाँ ठीक चल रहा है, उनकी सेहत भी ठीक है अब। वो व्हील चेयर को धकेलता उसे आहिस्ता आहिस्ता से बता रहा था। यकदम ही उसे खुशगवार मौसम में भी गर्मी लगने लगी थी। ठीक है, काफी देर बाद वो बोली थी। क्या ठीक है? वो एकदम ही चौंका था। हम वहां फिर से जामुन का दरख्त लगाएंगे, वो उंगली से दूर इशारा कर रही थी। पहले तो वो समझा नहीं, और फिर एकदम ही सारे मंजर हसीन लगने लगे थे। वो झुकता उसके माथे पे अपने लब रखता उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। सूरज की किरणें उनके चेहरों को ज्यादा रोशन कर रही थी। उनकी हंसी की आवाज सारे लॉन में गूंज रही थी। मादी के पछतावों को सिर्फ मुस्तकबिल के बेहतरीन फैसलों से ही खत्म किया जा सकता था। उसे घर आए हुए एक दिन हो गया था। अभी तक वो आर्यन से मिलने नहीं जा सकी थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे आराम करने को जो कहा था, बच्चे के लिए यही ठीक था। पता नहीं डॉक्टर्स ने ये कहा भी था या फिर नूरीन अफंदी ने इसे खुद से कहा था। बेड पे लेटी वो सख्त बेजार हो चुकी थी। उसके जख्म अब काफी बेहतर थे, दर्द भी कम था। वो स्लीपर्स पैरों में अरेसती बाहर निकल गई। उसे भूख लग रही थी। आजकल उसे यूं ही बेवकत भूख लगती थी। वो सीनों की तरफ जा रही थी कि स्टडी से आती आवाजें उसका ध्यान खींच गईं। मुझे नहीं पता, जितनी जल्दी हो सके तुम जान छुड़वाओ उस बच्चे से। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी उस शख्स की किसी याद के साथ रहे। इत्तेजा अफंदी की आवाज उसके पैरों तले जमीन निकाल गई थी। आप पागल हो गए हैं इत्तेजा, वो खुद बच्ची है अभी, ऐसे में उसका बच्चा उसे छीन लूं मैं? माँ हूं, कोई डायन नहीं हूं मैं। नूरीन अफंदी की आवाज उसके कानों में गूंजी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका बच्चा छीनो, ये कहा है कि उसे समझाओ वो आर्यन को छोड़ दे और एक अच्छे इंसान के साथ जिंदगी गुजारे। इर्तिजा, ये अच्छा इंसान क्या होता है? कहाँ से लाएंगे अच्छा और मुकम्मल इंसान? आप इस दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। क्या आप खुद को नहीं जानते? आप खुद कितने अच्छे और मुकम्मल हैं। नूरीन अफंदी तंजिया बोली थी। नैना, उनका नाम लेते वो गुस्से से उनकी तरफ घूरने लगे थे। तुम क्या समझती हो मैं ये सब शौक से या खुशी से कर रहा हूँ? तुमने देखा नहीं उस लड़के ने कितनी दुश्मनियां पाल रखी हैं? उसके बाप पे कुछ अर्सा पहले कासाना हमला हुआ है, मरते मरते बचा है वो। क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं होगा? वो सियासतदान है और सियासतदानों की जिंदगी ऐसी ही होती है। मैं अपनी फूल जैसी बेटी को एक ऐसे घर में कैसे भेज दूं जहाँ पे कब क्या हो जाए नहीं पता, कब कौन मर जाए नहीं पता, जहाँ सिर्फ दिखावे की जिंदगी की अहमियत है? बताओ। इसके लिए मुझे नहीं, जरीन को समझाओ, और आर्यन के अलावा कोई भी शख्स उसके लिए अच्छा ही होगा। इत्तेजा अफंदी के अल्फाज उसकी आंखों में आंसू ले आए थे। उसकी बर्दाश्त बस यहीं तक थी। वो तेज कदमों से चलती, दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हो गई थी। वो दोनों उसे देखकर शॉक्ड रह गए थे। आपको जो भी समझाना है ना, वो आप खुद मुझे क्यों नहीं समझा लेते बाबा? वो उनके सामने आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। इर्तिजा अफंदी दंग रह गए थे कुछ लम्हों के लिए। जरीन मेरी जान, मैं तो, वो उसके पास आते बोलने लगे थे। क्या करना चाहते हैं आप? जरीन उनकी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी थी। पता नहीं कहां से उसके अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो गई थी। तुम नहीं जानती उसे, जिसका अपना दोस्त ही उसका दुश्मन निकल आए, और पता नहीं कितने उसके दुश्मन होंगे। क्या सारी जिंदगी तुम और तुम्हारे बच्चे इस खौफ में रहेंगे कि कब तुम्हारी कोई जान लेने आ जाए? वह लब बीन से उन्हें देख रही थी।
اس لیے میں اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دوں؟ ابھی تو تم بھی تو چھوٹی ہو. دیکھو وہ شخص اچھا انسان نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھے لڑکے سے شادی کرو تم، جو تمہیں سمجھے، جو تمہیں خوش رکھے، تمہاری حفاظت کرے. ارتضیٰ صاحب اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے، بابا اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس سے محبت ہو، جس کے ساتھ ہونے سے دل کو سکون ملے. اور میرے دل کو پتا ہے کہ مجھے کہاں اور کس کے ساتھ سکون ملتا ہے. اور رہی بات سمجھنے اور جاننے کی، تو وہ شخص مجھے آپ سے پہلے سے جانتا ہے اور آپ سے بہتر سمجھتا ہے. اور حفاظت اس نے میری آج تک کی ہے. ابھی بھی مجھے اور آپ کو اسی نے بچایا ہے. بھول گئے ہیں کیا آپ؟ اور آپ کتنا جانتے ہیں مجھے، یا میں آپ کو کتنا جانتی ہوں؟ آپ نے مجھے تب کھو دیا جب مجھے آپ کی ضرورت تھی، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ شخص کھو دوں جس کی مجھے اب ضرورت ہے. وہ پھٹ پڑی تھی، بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آیا بولتی جا رہی تھی. ارتضیٰ افندی جو کچھ بولنے ہی لگے تھے خاموش ہو گئے تھے. زرین ایسا نہیں ہے، ہم تو صرف، نورین افندی سے چپ کروانا چاہتی تھی. کیا صرف؟ میرا بچہ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ میری شادی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ صرف یہی کرنا چاہتے ہیں نا آپ لوگ؟ لیکن میں ایسا نہیں کروں گی. نہ شادی ختم کروں گی، نہ یہ بچہ ختم کروں گی. وہ تن فن کرتی جا چکی تھی. پیچھے ارتضیٰ افندی رولنگ چیئر پہ ڈیس سے گئے تھے. ارتضیٰ وہ ابھی غصے میں ہے، اس کی یہ سب کہہ گئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، آپ تو اس سے محبت کرتے ہیں. نورین افندی جلدی سے ان کی طرف آئی تھیں. نہیں، وہ شاید سچ ہی کہہ رہی تھی. میں کہاں جانتا ہوں اسے، نہ سمجھتا ہوں. میں نے اسے تب کھو دیا جب اسے میری ضرورت تھی. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہے تھے. ارتضیٰ آپ نے جان بوجھ کے تو اسے نہیں کھویا تھا. نینا، بھیگے ہوئے لہجے میں ان کا نام پکارا تھا. وہ قریب ہوئی تھیں. جاؤ یہاں سے، تھوڑی دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں میں. وہ چہرہ دوسری طرف موڑ گئے تھے. وہ کچھ دیر کھڑی ان کی طرف دیکھتی رہیں، پھر دروازہ ہلکے سے بند کرتی باہر چلی گئیں. تم کہیں جا رہی ہو؟ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی جب زرین انہیں بیگ کندھے پہ اٹکائے جاتی ہوئی نظر آئی. جی ہاسپٹل جا رہی ہوں، وہ کہتی آگے بڑھ گئی. رکو، مسز نورین نے اسے پیچھے سے آواز دی تھی. اگر آپ مجھے اس لیے روک رہی ہیں نا کہ میں نہ جاؤں، تو میں نہیں رکوں گی. کوئی فائدہ؟ وہ پیچھے پلٹتی انہیں جواب دے ہی رہی تھی کہ ایک لمحے کو چپ ہو گئی، کیونکہ وہ کھانے کا ٹفن بند کر رہی تھی. خالی ہاتھ مت جانا. تم ان کی بہو ہو، ان کے لیے کھانا لے کر جاؤ گی تو انہیں اچھا لگے گا. اگر فیصلہ کر لیا ہے تو سسرال میں رہنے کا طریقہ بھی سیکھ لو. وہ اس کے ہاتھ میں ٹفن دیتے کہہ رہی تھی. انہیں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کیا کہتی سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس لیے کچھ دیر کھڑی رہی، یہاں تک کہ وہ چائے کی ٹرے لیے سیڑھیاں چڑھتی گئی. انہیں جاتا دیکھ کر وہ باہر نکل آئی تھی. پہلی دفعہ وہ گھر سے اس طرح اکیلی جا رہی تھی. ڈرائیور کو بتاتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. یہ وہ گاڑی تھی جو ارتضیٰ افندی نے اس کے لیے خریدی تھی جب وہ اس گھر میں آئی تھی، لیکن پہلی دفعہ وہ اس گاڑی میں آج بیٹھی تھی. آریان کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا. زارا آریان کے پاس بیٹھی تھی. وہی کل والے کپڑے پہن رکھے تھے. ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا. وہ جن چیزوں کو اپنی زندگی سمجھتی تھی ایک عرصے سے، وہ چیزیں تو کوئی معنی رکھتی ہی نہیں تھی. انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ ان کی کل کائنات تو ان کا اکلوتا بیٹا ہی تھا. انہوں نے اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا تھا. اسے مہنگے اسکول، ہاسٹل بھیجا، پھر باہر بھیج دیا، اور جب وہ واپس آیا تو وہ اتنا بڑا ہو چکا تھا اور وہ بھی مصروف رہنے لگی. زارا، کیا ارتضیٰ یا نورین وغیرہ کا فون نہیں آیا؟ سکندر خان زارا جو کہ باہر آنے والوں کے ساتھ تھے. بہت سے لوگ آریان کی خیریت کے لیے انہیں ملنے آئے تھے. ایک وہی تھے جو نہیں آئے تھے، جن کا انہیں انتظار تھا. نہیں، وہ تو شاید انتظار کر رہے ہیں کب میرا بیٹا اس دنیا سے جائے اور کب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے. زارا تو کب سے دل میں دبائے بیٹھی تھی. کیسی باتیں کر رہی ہو؟ زرین بہو ہے ہماری، ہمارے وارث کی ماں ہے.
زرین کا تو فون آیا ہی ہوگا نا؟ آخرکار انہوں نے پوچھ ہی لیا تھا۔ وہ لڑکی، وہ بھی شاید اپنے باپ پہ ہی گئی ہے۔ خون اپنا رنگ دکھا دیتا ہے، چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اگر اس نے نہیں فون کیا تو تم کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو۔ اسے بھی تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا نا؟ نامعلوم بچی کیسی ہے اب؟ سکندر صاحب ان کے پاس بیٹھتے کہہ رہے تھے۔ اسے کیا ہونا ہے؟ کوئی تھوڑی بہت خراش آئی تھی، اگلے دن ہی ہاسپٹل سے گھر چلی گئی تھی وہ، سب پتہ کروایا ہے میں نے۔ زارا اپنا موبائل چیک کرتی غصے سے بولی تھی۔ یہاں ان کا بیٹا اس لڑکی کو بچانے کے چکر میں موت کے منہ میں تھا، اور وہ لڑکی اس لائق ہی نہیں تھی۔ تم نے نہیں کرنا فون تو میں کر لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ زرین یہاں آئے، آریان کے ساتھ کچھ وقت گزارے تو وہ تھوڑا بہت بہتر ہو جائے، اسے ہوش آ جائے۔ میں ارتضیٰ سے بات کر لیتا ہوں، جو وہ کہے گا وہی کر لیتے ہیں بچوں کی خوشی کی خاطر۔ سکندر صاحب سے آریان کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ کتنے مہینوں سے وہ سب کچھ اکیلا ہی سنبھال رہا تھا۔ کہاں ایک ہمارا ہی بیٹا ہے جو اس لڑکی کے لیے مجھ سے، آپ سے، ہر ایک سے لڑ پڑتا ہے۔ وہ لڑکی تو بات کرے تو غور سے سننا پڑتا ہے، اتنا ڈر ڈر کے تو وہ بولتی ہے۔ وہ اپنے باپ سے کیا کہے گی؟ وہ بھی بیٹھی ہوگی کہیں۔ ابھی سکندر صاحب کچھ اور کہہ نہیں لگے تھے کہ ان کا مینیجر دروازہ نوک کرتا اندر داخل ہوا۔ سر، باہر کوئی میڈم آئی ہے جو کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کی بہو ہیں۔ زرین خان نام بتایا ہے انہوں نے۔ سکندر تو کیا، مسز زارا بھی چونک گئی تھی۔ زرین اور یہاں؟ سکندر صاحب جلدی سے اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ سامنے ہی وہ کھڑی تھی، وہ اس کے سر پہ پیار دیتے اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف چلتے آئے۔ کیا اکیلی آئی ہیں آپ بیٹا؟ ارتضیٰ یا نورین؟ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی کیونکہ زرین کا رنگ ایک پل میں ہی اڑا تھا۔ جی، وہ بابا کہیں گئے تھے اور مام کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بعد میں آئیں گے۔ بعد میں؟ وہ اٹکتے ہوئے بول رہی تھی۔ سکندر صاحب سمجھ گئے تھے وہ جھوٹ بول رہی تھی، لیکن وہ مسکرا دیے تھے، وہ یہاں ان کے بیٹے کے لیے ہی تو آئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، زارا سکندر اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سفید لباس میں، سر پہ سفید ہی دوپٹہ اوڑھے، کندھوں پہ سیاہ چادر ڈالے، وہ اتنی پروقار لگ رہی تھی جتنی ان کی بہو کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی نظریں تو بیڈ پہ لیٹے آریان پہ تھیں، کس طرح ارد گرد سے بیگانہ ہو کر لیٹا تھا، کتنا کمزور لگ رہا تھا وہ۔ کچھ دن اسے دیکھا نہیں تھا تو دل بے چین تھا، اور اب دیکھ کر دل اور بے چین ہو گیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتا تھا، اس کے مسکرانے پہ پڑنے والے ڈمپل، اب وہ آنکھیں بند تھیں جن میں محبت تھی اس کے لیے۔ وہ زندگی سے بھرپور چہرہ مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مسز زارا کی نظریں خود پہ محسوس کرتی وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیسی ہیں ممی آپ؟ زارا کے پاس ہوتی وہ بولی تھی۔ زارا سکندر صاحب کی طرح گرم جوشی سے ملنے کے لیے اٹھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہوں، ٹھک سے جواب آیا تھا۔ سکندر صاحب کا دل چاہا زارا کا دماغ سیٹ کر دیں۔ زارا تھکی ہوئی ہے نا، 1 منٹ بھی نہیں سوئی، نہ ہی کچھ کھایا ہے، بس روئے جا رہی ہے۔ سکندر صاحب زرین کا اترا چہرہ دیکھ رہے تھے، غالباً وہ گھر سے بھی شاید لڑ کر ہی آئی تھی۔ اوہ، میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ ان کی بات سنتی جلدی سے وہ بیگ کھولنے لگی تھی۔ شکر تھا کہ موم نے کھانا تو دے دیا تھا۔ بھوک نہیں ہے، زارا کی جانب سے جواب آیا تھا۔ وہ آریان کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ ارے بھوک کیسے نہیں ہے، کل سے سوائے پانی کی کچھ کھایا نہیں ہے تم نے۔ زرین بیٹا ایسا کرو کہ یہاں کھانے کے برتن سیٹ کر دو۔ اگر وہ بچی ان کی جانب پہلا قدم بڑھا چکی تھی تو انہیں اسے سنبھالنا تھا، ان کے بیٹے کی محبت تھی وہ، اس لڑکی کی خاطر اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ زارا تم یہاں آ جاؤ، تھوڑا سا کھانا چکھ لو، کبھی کبھی دوسروں کا بنایا ہوا کھانا بھی چکھ لینا چاہیے۔ دل تو ان کا بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، جوان بیٹا بستر پر پڑا تھا، دل تڑپ رہا تھا، لیکن سوائے صبر کے کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ زارا آ جاؤ، بس تھوڑا سا کھا لو، زیادہ نہ کھانا۔
वो देख सकते थे कि ज़रीन बार बार ज़ारा के हाथ की तरफ देख रही थी जिसमें आर्यान का हाथ था। वो उसकी बीवी थी, अब वो आ गई थी तो उसे ही उसके करीब होना चाहिए था। ज़ारा उनकी जानिब चली गई थी। भूख और नींद तो फांसी के फंदे पे भी लग सकती थी। पहला निवाला लेते ही उनकी भूख चमक उठी थी। वो खाना खाने लगी थी। अब आर्यान के पास ज़रीन बैठी उन्हें बुरी नहीं लग रही थी। वो उसके हाथों पे और गर्दन पे छोटी छोटी बैंडेज देख सकती थी। उस लड़की की खातिर उनका शहजादों जैसा बेटा मरने को तैयार था। क्या ये लड़की इतनी ही पसंद थी उसे? वो खाना खाते हुए ज़रीन को ही देख रही थी, जो उसका हाथ पकड़े खामोश आंसू बहा रही थी। मम्मी, आप काफी थकी हुई हैं, आप थोड़ी देर घर जाकर रेस्ट कर लें, मैं यहाँ हूँ अब। वो बर्तन समेटती उनसे कह रही थी। सिकंदर साहब बाहर जा चुके थे, वो उसके जानब देख रही थी। स्याह चादर वो उतार कर रख चुकी थी। सफेद दुपट्टा सर पे ओढ़ रखा था। खूबसूरत तो थी वो। आपके कपड़े भी काफी खराब हो गए हैं, घर जाकर रेस्ट कर लें, थोड़ा फ्रेश हो आए आप। वो उनके पास बैठती कह रही थी। वो देख सकती थी वो कितनी थकी हुई लग रही थी। आंखें सूजी हुई थीं। हाँ ज़ारा, थोड़ी देर जाके आराम कर लो, ज़रीन ठीक कह रही है। सिकंदर साहब भी कमरे में आते ज़रीन की बात सुन चुके थे। मिसेस ज़ारा ने एक नज़र सामने बैठी उस हसीन लड़की को देखा और फिर खुद के लिबास को। हाँ, उन्हें कम से कम कपड़े तो बदल ही लेना चाहिए थे। और एक नज़र ज़रीन को देखा जो उनके कंधों पे अपनी स्याह चादर डाल रही थी। हाँ, वो लड़की इतनी बुरी भी नहीं थी। मिसेस ज़ारा ड्राइवर के साथ घर जा चुकी थी। सिकंदर और ज़रीन हॉस्पिटल ही थे। ज़रीन आर्यान के सरहाने बैठी थी। माना कि वो सोते हुए अच्छा लगता है, लेकिन उसे अब उठ जाना चाहिए था। वो आगे होती उसके माथे पे अपने लब रख चुकी थी।